नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। पीएम नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को वाराणसी के कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन मुखातिब होंगे। इस दौरान जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी पीएम पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का मंत्र देंगे। पीएम के इस आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं से आवश्यक सुझाव और विचार भी मांगे गए हैं, जो कार्यकर्ता नमो ऐप के जरिए पहुंचा सकेंगे। चुनाव आयोग की ओर से रैलियों को लेकर जारी निर्देश के बीच अब ऑनलाइन सभाओं का दौर चल रहा है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और एसपी के पूर्व विधायकों समेत 5 नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होने वाले में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और तिंदवारी के पूर्व विधायक दलजीत सिंह, झांसी में मऊ रानीपुर की पूर्व एसपी विधायक रश्मि आर्य शामिल हैं। इसके अलावा बीएसपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे बृजमोहन कुशवाहा, जनवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र चौहान और फर्रुखाबाद में कायमगंज सीट पर एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी डॉक्टर सुरभि ने भी बीजेपी ज्वाइन की। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नए सदस्यों के शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और पार्टी सबका साथ सबका विश्वास के संकल्प के साथ सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक कमल खिला करके फिर से उत्तर प्रदेश में जो सुशासन और विकास का पर्याय बन चुकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। मैं आज यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी जो गुब्बारे में हवा एक तरह से भर जाती है, वो हवा निकलने वाली है। गाजियाबाद पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी के निशाने पर अखिलेश यादव रहे। हालांकि उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि हम सब जान रहे हैं कि पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों के मन में भय पैदा किया था, एसपी उन्हें गले लगा रही है। कैराना, मुजफ्फरनगर और लोनी में समाजवादी पार्टी ने गुंडों को प्रत्याशी बनाकर अपना चेहरा दिखाया है और जनता को लूटने वालों को गले लगाया। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। 3 कृषि कानून को वापस लिए जाने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोट के लिए बीजेपी ने कृषि कानून वापस ली। किसान शहीद हुए, जान गई, आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं के साथ लखीमपुर से आया अनाज हाथ में लेकर अन्न संकल्प लिया और बीजेपी को हराने का प्रण लिया। अन्न संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है, उनको हराएंगे और हटाएंगे। अखिलेश के संकल्प पर सीएम ने ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाता के हित चिंतक होने का स्वांग कर रहे हैं। यूपी सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने भी अखिलेश पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसानों की बात करने वाले अखिलेश एसपी सरकार में दंगाइयों को बिरयानी खिलाते थे और अब समाजवादी पार्टी किसान हितैषी होने का झूठा दावा कर रही है। किसानों के हित की बात करने वाली समाजवादी पार्टी को किसानों के हित की फुर्सत कहाँ थी जब वो सत्ता में थे? उस समय उनके पास दंगे कराने के अलावा कुछ और काम नहीं था। 400 दंगे हुए 5 वर्षों के अंदर। सरकार में बैठे लोग दंगइयों का संरक्षण करते थे। सरकारी विमान से बैठा करके दंगइयों को लखनऊ ले जाकर के बिरयानी खिलाई जाती थी। लगातार किसानों के लिए झूठ बोलने वाले लोग
सरकार में कहा था हम किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे, जब सरकार में आए तो कर्ज माफ़ी तो छोड़ो, किसान की कर्ज माफ़ी का नाम तक नहीं ले पाए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसानों के हित में बड़े फैसले किए हैं। शपथ तो हमने ली है किसानों का भला करने की, सब जानते हैं। बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत ने कहा कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं टिकट को लेकर दबाव बना रहा था। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की खबरों के आधार पर उन्हें निकाल दिया गया। हरक सिंह रावत भावुक भी नजर आए। नहीं, मैं इनके सिद्धांतों के उदाहरण दे रहा हूँ। मैं टिकट नहीं मांग रहा था, मैंने कहा था मैं नहीं लेना चाहता हूँ। आप देख लो, अगर अनुकृति जो है मेरी बहू है, इसका काम देख लो, अगर आपको लगता है इसको मौका दे दो। मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ना चाहता था चुनाव, मैं काम करूंगा पार्टी के लिए, मैंने कहा। वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरक सिंह रावत को पार्टी ने पूरा सम्मान दिया, लेकिन वो दूसरी पार्टियों के संपर्क में थे। बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है। यहाँ एक परिवार में एक ही टिकट का नियम है। स्थिति थोड़ा सा इस प्रकार की हो गई कि वो टिकट के मामले को लेकर काफ़ी बार जो है मीडिया में ये आ रहा था कि अन्य दलों के संपर्क में भी हैं। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर काम करने वाली पार्टी है। साल 2017 में हरीश रावत सरकार को खतरे में डालकर हरक सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे और अब हरक सिंह की वापसी पर हरीश रावत का कहना है कि पार्टी हाईकमान इस पर फैसला लेगा। लेकिन साथ ही साथ हरीश रावत ने एक बार फिर कहा कि हरक सिंह के काम से राज्य को और लोकतंत्र को कुछ नुकसान हुआ है, तो इसकी कुछ तो क्षतिपूर्ति उन्हें देनी होगी। 2016 की घटना यदि केवल हरीश रावत की वजह से, हरीश रावत महत्वपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराएं महत्वपूर्ण है और राज्य महत्वपूर्ण है। यदि उन दोनों को कोई क्षति हुई है तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए, ताकि ठीक। लेकिन सर, अगर जिस तरह से अगर ये ज्वाइन करते हैं तो कार्यकर्ताओं में क्या गलत संदेश नहीं जाएगा कि कोई पार्टी छोड़ के चले गए, बीजेपी में मंत्री रहे हैं, उसका कांग्रेस अगर आते हैं? सारे सवाल काल्पनिक हैं, क्योंकि उन्होंने जो करना भी चाह रहे नहीं चाह रहे, ये तो मालूम ही नहीं हमको। हरक सिंह रावत को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने बड़ा खुलासा किया। निशंक ने कहा कि बीजेपी में एक परिवार में एक ही टिकट दिए जाने का नियम है। अब एक परिवार को 3 टिकट कैसे दे दिए जाए? कि भाई पार्टी ने कहा कि एक व्यक्ति को 3-3 टिकट क्यों देंगे, क्यों देंगे 3-3 टिकट? यदि पार्टी ने इसको सिद्धांत तय माना है कि हम 3-3 टिकट क्यों देंगे, तो यदि किसी को एक ही पार्टी का 100-100, 200 टिकट भी मिल रहे हैं तो हमें क्या आपत्ति? बीजेपी में हरक सिंह रावत और उनकी बहू के टिकट का सबसे ज्यादा विरोध लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने किया था। अब उन्होंने हरक सिंह को पार्टी से बाहर निकालने के फैसले को सही बताया है। बहू के लिए टिकट मांग रहे थे, उनका कहना है इसमें मैं क्या गलत कर रहा था? बीजेपी और कांग्रेस से भी हटके लोग बैरियर तोड़ के आ रहे थे अनुकृति के समर्थन में। देखिए, अभी आपको जानकारी नहीं है, वो बहुत लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे और जो उनकी परिवार की बहुत सारी ब्रांचें हैं वो उनके लिए भी टिकट मांग रहे थे। तो ये फैसले को बिल्कुल सही मानते हैं। निश्चित रूप से मैं पार्टी से अभी भी कह रहा हूं कि देर में लिया फैसला, लेकिन दुरुस्त फैसला लिया। पुलिस सेवा से राजनीति में आए पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण कन्नौज पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान असीम अरुण ने बीजेपी की जमकर तारीफ की। चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि पार्टी जैसा टास्क देगी उसे पूरा करूंगा। इसके अलावा उन्होंने आगे की रणनीति के बारे में भी बताया। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बड़ा विजन है, कल्पना है, जिसमें मेरे जैसे लोगों को जो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं उनको एक अवसर दिया जा रहा है कि आप आइए, लोक सेवा में जुड़िए। मुझे जो भी टास्क पार्टी देगी, मैंने बहुत कुछ सीखा है पुलिस के जीवन में और मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे भिन्न भिन्न तरीके से टास्क देगी। मैं लंबे समय तक के लिए अब लोक सेवा में हूँ, इसमें उतार चढ़ाव भी होगा, कुछ टास्क सफल होंगे, कुछ नहीं होंगे। जैसा भी टास्क मुझको मिलेगा मैं पूरा करूँगा। बीजेपी से 3 बार सांसद रहे प्रभु दयाल कठेरिया ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने आवास पर इसकी घोषणा की। प्रभु दयाल कठेरिया पार्टी के शीर्ष नेताओं से काफी नाराज नजर आए। उन्होंने अपने बेटे को आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सोमवार को उन्होंने अपने बेटे अरुणकांत कठेरिया का नामांकन भी जमा कराया। पूर्व सांसद प्रभु दयाल कठेरिया ने कहा कि वो 30 साल से पार्टी में सेवा कर रहे थे। वो अपने लिए 2012 से टिकट मांग रहे थे, लेकिन हर बार पार्टी ने आश्वासन दिया। मेरे साथ ये गुनाह हुआ, 2012 में टिकट मांगा, नहीं मिला, 14 में मांगा, नहीं मिला,
17 में बहुत तैयारी करी मुझसे, इतनी तैयारी कराने के बाद, कहने के बाद मुंह से नहीं टिकट दिया। 19 में सोची चलो 19 में लोकसभा का ही मिल जाएगा। जिसको टिकट दिया इज नॉट एससी। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने समाजवादी पार्टी की मान्यता खत्म करने के लिए याचिका दायर की है। सर्वोच्च अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने कैराना में एक गैंगस्टर को टिकट देकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। याचिका में कहा गया कि नाहिद हसन 2 बार विधायक रह चुके हैं। शामिली पुलिस ने नाहिद हसन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यादव ने नाहिद हसन को कैराना से टिकट दिया है, जो गैंगस्टर है, जिसके कारण वहां हिंदुओं का पलायन हुआ था। न तो उसका क्रिमिनल डिटेल उन्होंने अपने ट्विटर पे डाला, न फेसबुक पे डाला, न वेबसाइट पे डाला, न तो इलेक्शन कमीशन को रिटर्न में कारण बताया है कि उन्होंने एक अपराधी को, गैंगस्टर को क्यों टिकट दिया है। इसलिए हमने मांग किया है अखिलेश यादव के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चले, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द किया जाए। आईएमसी यानी इत्तेहाद मुस्लिम काउंसिल यूपी समेत 5 राज्यों में कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान किया है। आईएमसी के मुखिया तौकीर रजा ने दावा किया कि देश को कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं चला सकता। तौकीर रजा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काम करने के तरीके की तारीफ की। इन दोनों भाई बहनों को हमने समझने की कोशिश की है, सच्चे सेकुलरिस्ट हैं, इसीलिए हमने ये फैसला किया। और दंगा जांच आयोग की जो हमारी मांग अखिलेश के सामने भी रखी गई थी, लेकिन उन्होंने जवाब आज तक नहीं दिया। इन्होंने उसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। तौकीर रजा ने बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। रजा ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के शासन में यूपी का विकास नहीं हुआ, लिहाजा इस बार कांग्रेस को समर्थन देंगे। आखिर में ये तय हुआ कि अखिलेश यादव को हम 12 से 17 तक देख चुके हैं, उनको दोबारा मौका दिया जाने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में मजीद दंगों को दावत देना। वहीं तौकीर रजा को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि मौलाना के समर्थन से फायदा होगा। जन समर्थन आदरणीय तौकीर रजा साहब ने दिया है और मैं समझता हूं कि वो एक लोगों के लोकप्रिय लीडर भी हैं। उनका व्यक्तित्व है, सामाजिक कार्यों में अभिरुचि है, खास चहेते भी हैं और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो वहीं बीजेपी ने तौकीर रजा के बयान को बहुसंख्यक समाज का अपमान बताया है। मुझे लगता है इस तरह की ताकतें या इस तरह का जो बयान है तौकीर रजा का, कि ये ताकतें, मुझे लगता है धमकी भरा बयान है और ये एक तरह से इस देश में बहुसंख्यक समुदाय का अपमान भी है कि लगातार इस तरह की ताकतें जो केवल मुस्लिम वोट पर आधारित है, वो अपनी इस तरह के बयान जारी करती है कि इसको वोट दो, उसको वोट दो। मुझे लगता है कि इस देश का मतदाता, इस प्रदेश का मतदाता बहुत समझदार है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भाजपा अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात की। संजीव बालियान नरेश टिकैत के गांव पहुंचे और उनके आवास पर उन्होंने टिकैत के स्वास्थ्य का हालचाल लिया। चुनावी माहौल में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं इस बीच नरेश टिकैत अपने बयान से पलटते दिखाई दिए। वैसे तो कोई आए नहीं रहे, ये गठबंधन वाले आए और वहाँ किसान भवन में इकट्ठे हो रहे थे, वहाँ से कह दिया हमने भी भाई अपना इनका ख्याल रखो, सारी वो है बात। तो एक जो किसी भी पार्टी का होगा जो कर पहले टिकैत साहब के जमाने तय है या जो आते हैं, हम तो अपना वो का वही बना कर रखते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि हम एसपी आरएलडी को समर्थन देंगे। भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी गठबंधन का बगल जो कोई भी जाओ उसे उषा मंत्रामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट पे हो तो कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में 15,622 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। अब कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में लखनऊ में 2,716, गौतम बुद्ध नगर में 2,154, गाजियाबाद में 1,291, मेरठ में 965 नए केस सामने आए। उत्तराखंड में भी कोरोना के 3,295 नए मामले मिले हैं। वहीं कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की मौत भी हुई। इधर 2,067 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 18,000 से ज्यादा है। देहरादून में सबसे ज्यादा 7,730 एक्टिव केस है। इसके अलावा नैनीताल में 2,629, हरिद्वार में 2,534,
और ऊधम सिंह नगर में 1943 एक्टिव केस हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर